पिछले दिन हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट आयन की चर्चा की थी और इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस्टर पर चर्चा करेंगे। अगर आपको याद है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, तो बड़ा अच्छा है, और नहीं तो बेहतर होगा कि आज वाले को पढ़ने से पहले एक बार पिछले दिन जो पढ़ाई हुई थी कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट आयन, इन दोनों को एक बार दोहरा लीजिए, तब ये आसान होगा, आपके समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि उतना पीछे से दोहरा पाना आज संभव नहीं है। तो देखें इस्टर बनता कैसे है, आज चर्चा है इस्टर। इस्टर बनता कैसे है, देख लेना कहाँ से शुरुआत हो रही है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। इसीलिए हमने कहा कि पिछला लेक्चर एक बार दोहरा लें। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला RCOOH, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाए। कौन सा हाइड्रोजन बाहर आता है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक समूह के साथ जुड़ा होता है, वही हाइड्रोजन आयन के रूप में बाहर आता है और उसकी जगह पर जुड़ जाता है क्या, एक अल्काइल आयन। ठीक है ना, ये निकलेगा तो क्या बन जाएगा, RCOO- H+ निकलेगा तो क्या बन जाएगा, RCOO-। एक मिनट जरा सा इंतजार कीजिएगा। हेलो, हाँ, कमिश्नर चाचा को बोलू, भैया को फोन कर दो, कमिश्नर चाचा को भेज दें। तो बाबू ये H+ निकलेगा, कहाँ से, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या बन जाएगा, कल आपने देखा था RCOO-। इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है ना, और उसकी जगह पर एक अल्काइल आयन या फिनाइल आयन आके जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, वो नया यौगिक जो बनेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं, इस्टर। क्या कहते हैं इसको, इस्टर। और ये जो है R may be equal to R' या R may not be equal to R'। अब देखिए, तो क्रियाशील मूलक इसका क्या हुआ, COOR। ये देखिए COOR, RCOO दिख रहा है ना, तो हो गया COOR, इतना हिस्सा। आप इसको R' कहिए या R कहिए, यहाँ तो हमने इसलिए देना पड़ा कि यहाँ भी R था, यहाँ भी R था, ये दिखलाने के लिए कि ये समान या असमान हो सकते हैं। लेकिन जब क्रियाशील मूलक लिखेंगे एक ही है, तो यहाँ R' नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे इतने को छोड़कर। अल्काइल मूलक छोड़कर लिखते हैं ना क्रियाशील मूलक, तो देखिए ये हट गया, तो क्या बच गया, COOR, और ये एक बॉन्ड खाली हुआ जिसके साथ R अल्काइल मूलक जुड़ा हुआ था। किसका अल्काइल मूलक, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला अल्काइल मूलक जुड़ा हुआ था। तो इसका क्रियाशील मूलक हो गया COOR। अब देखिए नामकरण, आपको अगर कार्बोक्सिलेट आयन का नाम याद है, इसलिए हमने कहा था कि दोहरा लीजिए, तो कहीं कोई झंझट नहीं है। नाम होगा साधारण नाम, अल्काइल मूलक का नाम पहले रखेंगे। कौन सा अल्काइल मूलक, देखिए जो ऑक्सीजन के साथ
जुड़ा हुआ है उस अल्काइल मूलक का नाम पहले रखेंगे और उसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन का नाम रख देंगे। तो आप याद कीजिए कि जैसे HCOOH इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल और इससे एक H+ निकल गया तो बन गया HCOO-। साधारण नाम इसका है फॉर्मेट आयन। वैसे ही इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल और एक हाइड्रोजन आयन निकल गया तो ये बन गया एसीटेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन कैसे बनता है पिछले दिन में बताया था, फिर कह रहे हैं कि उसको पहले दोहरा लीजिए तब आज वाला पढ़िए। तो ये हो गया एसीटेट आयन और वैसे ही C2H5COO- को कहते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपियोनेट आयन, साधारण नाम में प्रोपियोनेट आयन। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ये कितना क्या है, ये HCOO- यानी फॉर्मेट आयन। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 मिथाइल ग्रुप। तो हमने क्या कहा, साधारण नाम होता है अल्काइल कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट। तो किसको पहले कहेंगे, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसको अल्काइल और शेष बचे को कहेंगे क्या, कार्बोक्सिलेट। तो साधारण नाम हो गया इसका मिथाइल फॉर्मेट। देखिए यहाँ कौन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, इथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो गया इथाइल। और अभी आपने देखा कि इसको कहते हैं क्या, एसीटेट आयन। वो अभी है ही बोर्ड पर, ये है एसीटेट आयन। इसका क्या नाम हो गया, इथाइल एसीटेट। और ये क्या हुआ, क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, C2H5। तो पहले क्या कहेंगे, इथाइल, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये C2H5COO। कितने कार्बन का कार्बोक्सिलेट आयन है, 3 का। तो 3 को क्या कहते हैं, 3 कार्बन के कार्बोक्सिलेट आयन को क्या कहते हैं, प्रोपियोनेट। आप याद कीजिए क्या कहते हैं उसको, प्रोपियोनेट। इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपियोनेट, ठीक है ना। और IUPAC नाम भी वैसे ही अल्काइल कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना। फर्क क्या है कि यहाँ दोनों खंड अलग अलग हैं और यहाँ IUPAC नाम में हमने पहले कहा था, आज फिर कह रहे हैं कि IUPAC नाम में कभी भी 2 खंड नहीं होते, वो एक होता है, इसको एक साथ लिखते हैं। तो ये क्या है बुआ, मिथाइल। और इसका नामकरण कैसे होता है, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है ना, उतने कार्बन के अल्केन को याद करते हैं। एक कार्बन के अल्केन को क्या कहेंगे, मीथेन। तो कार्बोक्सिलेट आयन को क्या कहेंगे, उसके आगे OATE क्या जोड़ देंगे, OATE, तो कार्बोक्सिलेट आयन का नाम हो जाएगा। तो देखिए ये है मिथाइल और एक कार्बन का कार्बोक्सिलेट आयन, एक कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, मीथेन। लेकिन ये कार्बोक्सिलेट आयन है तो ई हट गया, उसकी जगह पर जुट गया OATE। इसका क्या नाम हो गया, मिथाइल मीथेनोएट, मिथाइल मीथेनोएट। इसका क्या नाम होगा, देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, C2H5। तो कहेंगे पहले इथाइल और 2, कितने कार्बन बचे इसमें, 1 और 1 2, कितने बच गए इसके बाद 2। तो 2 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, इथेन। ये कार्बोक्सिलेट आयन है तो इथेन की जगह पर क्या हो जाएगा, इथेनोएट, इथेनोएट। और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल। तो क्या नाम होगा इसका, इथाइल इथेनोएट। और इसको क्या कहेंगे, देखिए इथाइल, ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है इथाइल। और ये कितने कार्बन का है कार्बोक्सिलेट आयन है, देखिए 2 और 1 3, इसको नहीं गिनते हैं, 2 और 1 3। 3 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। और अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन है तो क्या कहेंगे, ई हट जाएगा, OATE जुड़ जाएगा, तो प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। तो इसका क्या नाम हो गया,
इथाइल प्रोपेनोएट, IUPAC नाम। यहाँ IUPAC नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर साधारण नाम लिखा हुआ है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक कार्बनिक यौगिक एमाइड पर। एमाइड, ठीक है ना, कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में से OH हट जाता है और उसकी जगह पर NH2 जुड़ जाता है। सॉरी, हाँ ना, ठीक, NH2 जुड़ जाता है। हाँ ठीक है, NH2 जुड़ जाता है तो क्या बन गया? RCONH2। यही जो यौगिक है, ये जो कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं एमाइड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसमें से ये OH हट गया और उसकी जगह पर NH2 आके जुड़ गया, ठीक है ना। तो आप देखें क्रियाशील मूलक क्या होगा? क्रियाशील मूलक क्या होता है? अल्काइल मूलक हट जाता है। तो देखिए RCONH2 में अल्काइल मूलक हट गया तो बच गया CONH2। तो ये हो गया इसका क्रियाशील मूलक CONH2। और R के हटने से जो बॉन्ड खाली हुआ, उस बॉन्ड को भी यहाँ पर हम लोग क्रियाशील मूलक के साथ दिखलाते हैं। तो क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया इसका? CONH2, ठीक है ना। नाम, साधारण नाम। आप जितने यहां पर हम देखिएगा लिख रहे हैं संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहां भी IUPAC नाम में भी लिख रहे हैं संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब अगर एक कार्बन का एमाइड है तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखें HCONH2, एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे? याद कीजिए, साधारण नाम उसका है फॉर्मिक अम्ल और IUPAC नाम है मिथेनोइक अम्ल। वैसे ही दो कार्बन का एमाइड अगर है, दो कार्बन का अगर एमाइड है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने कार्बन का होगा? दो कार्बन का। तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से नाम आपको याद होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपने पढ़ा है। तो साधारण नाम में क्या करते हुआ, जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम है उसमें से इक, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इक, और उसके बाद क्या है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, तो क्या हटाते हैं? इक, और अम्ल अर्थात एसिड हटा देते हैं तथा इक के स्थान पर एमाइड जोड़ देते हैं। अम्ल के या एसिड के स्थान पर कुछ नहीं जोड़ते हैं। इक के स्थान पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम के इक के स्थान पर क्या जोड़ते हैं? एमाइड। और IUPAC नाम में क्या करते हैं कि एमाइड के संगत का, पहले साधारण नाम देख लेते हैं। तो एमाइड के संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से इक और अम्ल हटा देते हैं तथा इक के स्थान पर एमाइड जोड़ देते हैं। अम्ल या एसिड के स्थान पर कुछ नहीं जोड़ते। तो देखिए HCONH2 कितने कार्बन का एमाइड? एक कार्बन का। आप नाम याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। तो उसमें से इक हट गया, एसिड भी हट गया, तो क्या बच गया? फॉर्मिक। इक हट गया और क्या जुट गया वहां पर? क्या कह रहे हैं? इक के जगह पर एमाइड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। दो, ये कितने का है? CH3CONH2 कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक, सॉरी, कितने कार्बन का एमाइड है? दो कार्बन का। याद करें आप, दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। लेकिन ये अम्ल नहीं है, एमाइड है, तो क्या होगा? एसिटिक। ई हट गया, इक हट गया और उसकी जगह पर क्या जुट गया? एमाइड। तो क्या नाम हो गया इसका? एसिटामाइड, एसिटामाइड।
माइड। वैसे ही आप याद करेंगे तो याद आएगा, 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। और यहां पर क्या है, 3 कार्बन का एमाइड है, तो क्या हो गया, प्रोपियोनिक का इक हट गया, इक हट गया, जुट गया उसके आगे एमाइड। तो देखिए प्रोपियोनिक एन तक रहेगा, इक हट गया, तो प्रोपियो एन तक रहा, एमाइड जुटा, तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपियोनामाइड, साधारण नाम। अब चले हम लोग इनका IUPAC नाम देखें, वहां भी वही है। अब याद कीजिए क्या नाम होता है, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इसमें क्या अंत में था, इक, और उसके अंत में क्या है, OIC, ओइक, उसमें अंत में क्या है, ओइक, OIC। तो यहाँ इक हटा था, और IUPAC नाम में क्या हटेगा, OIC, और उसकी जगह पर जुड़ जाएगा एमाइड। तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या था, मीथेनोइक एसिड। तो ओइक हट गया, एसिड भी हट गया, जुटा क्या, एमाइड। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, मीथेनोइक, एन के बाद क्या था, OIC, एन के बाद अब क्या हो जाएगा, OIC की जगह पर एमाइड, तो इसका नाम हो गया मीथेनामाइड। 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। क्या होता है, इथेनोइक एसिड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ठीक है ना, OIC हट गया, एमाइड आया, इथेनामाइड, और इसी तरह से इसका नाम हो गया प्रोपेनामाइड। तो ये आपका हो गया एमाइड। इस तरह से आप नामकरण इसका कर सकते हैं। एक और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण, साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर एक चर्चा हो जाए तो इसके साथ जो चर्चा चल रही थी, क्रियाशील मूलक के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, वो लगभग पूरा हो जाएगा। पूरा तो कभी नहीं होता जीवन में कुछ भी। तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण, साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहां अम्ल का मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहां लवण का मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, कौन सा लवण, जो यहां पर एम जिस धातु को सूचित करता है, एम जिस मेटल को रिप्रेजेंट करता है, उसी धातु का लवण। एम अगर सोडियम है तो ये हो जाएगा सोडियम का लवण, एम अगर कैल्शियम है तो ये हो जाएगा कैल्शियम का लवण। तो देखें, कार्बोक्सिलिक अम्ल से हाइड्रोजन आयन निकला। कौन सा हाइड्रोजन निकला हाइड्रोजन आयन के रूप में, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, और उसकी जगह पर H+ की जगह पर M+ मेटल कैटायन, धातु का धनायन आके जुड़ गया तो बन गया लवण, जुड़ गया तो बन गया लवण। नाम लिखने का तरीका, धातु का नाम पहले लिखेंगे, यहां जो धातु जो मेटल आके जुड़ा उसका नाम पहले लिखेंगे। जैसे देखिए यहां पर क्या आके जुड़ा है, सोडियम दोनों जगह, और यहां क्या जुड़ा हुआ है, कैल्शियम। तो इनका नाम लिखेंगे दोनों का, तो पहले क्या होगा, सोडियम सोडियम, और इसका लिखेंगे तो पहले होगा कैल्शियम कैल्शियम। और उसके बाद आपको याद है कि कार्बोक्सिलेट आयन का नाम, तो पहले धातु का नाम लिख देंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन का नाम लिख देंगे। तो धातु का नाम, अगर इसका साधारण नाम लिखेंगे तो हो गया सोडियम, और याद कीजिए एक कार्बन के कार्बोक्सिलेट आयन का नाम हुआ करता था, होता है फॉर्मेट, तो इसका नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट। इसी प्रकार साधारण नाम में एक कार्बन के दो कार्बन के कार्बोक्सिलेट आयन का नाम क्या होता है, एसीटेट। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल, और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलेट आयन एसीटेट आयन, तो ये हो गया सोडियम एसीटेट, ठीक है ना।
और ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। आपको देख के लग रहा होगा कि बाकी जगह क्या है, ये एक है, ये एक है, और ये दो कैसे हो गया। तो आप याद करें कैसे होता है बुआ। ये है बुआ CH3COO माइनस, और ये है हम लोगों का Ca+2। इस पर कितना चार्ज है, -1। इस पर कितना चार्ज है, +2। क्या होना चाहिए, यौगिक बनेगा तो उदासीन हो जाना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, न्यूट्रल कैसे होगा, या तो इसका आवेश घट जाए, तो ये नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम आयन का सूत्र ही होता है Ca+2। तब बराबर करने के लिए क्या होगा, ये मजबूत है तो एक और इसके साथ इसका जोड़ीदार आ जाएगा। अब देखिए कितना हो गया ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, 1 और 1 2, और ये हुआ 1। तो ये दोनों मिलके बनाएंगे CH3COO2। ठीक है ना। वैसे भी आपको याद होगा अणुसूत्र कैसे लिखते हैं, किसी आयन की वैलेंसी कितनी होती है, उसके चार्ज के बराबर, उसके आवेश के बराबर। तो CH3COO माइनस इसका कितना है, 1। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, केवल उसका आंकिक मान, न्यूमरल वैल्यू। और ये है Na+, इसका भी है 1। तो दोनों मिलते हैं तो बन जाता है CH3COO Na। कैसे बनता है भाई, मान लीजिए कि ये है A और ये है B, इसकी वैलेंसी है X और इसकी वैलेंसी है Y, इसकी संयोजकता है X और इसकी संयोजकता है Y। तो क्या होगा, दोनों मिलेंगे तो A की संख्या होगी Y और B की संख्या होगी X। तो चूंकि आयन की वैलेंसी, आयन की संयोजकता उसके आवेश के बराबर होती है, तो अभी क्या था, दोनों की संयोजकता है 1 1, इसलिए दोनों की संख्या कितनी होगी, 1 1। लेकिन यहां देखिए CH3COO माइनस वैलेंसी है 1, और ये है कैल्शियम आयन, वैलेंसी है 2। दोनों मिलके यौगिक बनाएंगे तो इसकी संख्या कितनी होगी, 2, और इसकी संख्या होगी 1। तो बन गया CH3COO2Ca। इसलिए कैल्शियम इस तरह से है। अच्छा, यहां पर 2 हो जाने से ऐसा नहीं होगा कि अभी एसीटेट से बदल के डाई एसीटेट हो जाएगा, नहीं, कैल्शियम एसीटेट, ये एसीटेट ही है। ठीक है ना। और अब आए हम लोग IUPAC नाम। तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलेट आयन का IUPAC नाम होता है मिथेनोएट। 2 कार्बन के कार्बोक्सिलेट आयन का नाम होता है इथेनोएट, और 3 का होता है, 3 तो है ही नहीं इसमें उदाहरण में, 2 का होता है इथेनोएट। तो देखिए यहाँ क्या है, इसका नाम होगा सोडियम, और अभी क्या कहा गया था कि एक का क्या होता है IUPAC नाम, एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलेट आयन का नाम होता है मिथेनोएट। तो ये हो गया सोडियम मिथेनोएट, और ये हो गया सोडियम इथेनोएट। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन के कार्बोक्सिलेट आयन का नाम होता है इथेनोएट। और ये हो गया कैल्शियम इथेनोएट, क्योंकि यहाँ पर जो आयन है वो दोनों अभी भी अलग अलग ही हैं। ठीक है ना, ये दोनों जुड़ नहीं गए हैं आपस में। देखिए कैसे अलग अलग हैं। ये जब टूटेगा ना बाबू, तो दोनों अलग अलग हैं। आप चाहे तो CH3COO माइनस प्लस फिर प्लस CH3COO माइनस, यहां 2 लिखने का मतलब कि दोनों अलग अलग हैं। तो खैर क्या नाम है इसका, कैल्शियम एसीटेट साधारण नाम, और कैल्शियम इथेनोएट। ठीक है ना। इसको 4 नहीं मानेंगे, इसको 2 ही मानेंगे, क्योंकि 2 जरूर हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। इनके आपस में झगड़ा है, बाहर से कोई आएगा तो दोनों को बड़ी आसानी से पीट के चला जाएगा।
इसलिए जब जुड़ते हैं तो मन से जुड़िए, संतरा की तरह मत जुड़िए, ठीक है ना। खरबूजा की तरह ऊपर से भले फर्क दिखाई दे, अंदर से एकदम एक साथ जुड़ा हुआ इंटैक्ट। तो इस तरह से हम लोगों का क्रियाशील मूलक के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण लगभग पूरा होता है, ठीक है ना। पूरा तो जीवन में कुछ नहीं होता है, पूर्ण होने का मतलब हो गया कि गति रुक गई। अगले दिन हम लोग अगले पाठ में चलेंगे, या ज़्यादा अच्छा होगा कि लगे हाथ विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का रचना सूत्र देख लिया जाए। अगर आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो उसमें रचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम लोग रचना सूत्र देखेंगे।